स्टूडेंट्स, आज हम नॉन कॉर्डेट्स की श्रृंखला में आगे पढ़ रहे हैं एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। इससे पहले हमने जो 5 फाइलम पढ़े हैं उनको हम लोअर कैटेगरी या लोअर नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ एनेलिडा से लेकर के आगे एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकानोडर्मेटा है, इनको हम अपर नॉन कॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से जो है ये इनकी संरचना पाई जाती है। तो हमने यहाँ पर जो एनेलिडा में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने संरचना या इसका जो प्रतिनिधि जंतु हमने लिया है वो अपने पास फेरेटिमा पोस्टुमा, या जिसको अपन सामान्य भाषा में केचुआ, या फिर इसको हम अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। किसान का मित्र भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रतिनिधि जंतु को हम ध्यान में रखते हुए इसकी जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इसका फाइलम एनेलिडा जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा का शब्द है एल, यानी इसका लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है एनोलस, और आयरस से मिलकर बना है। एनोलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी छोटी वलय, यानी छल्ले, जिसको अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छल्ले, इसको हम कह सकते हो। और रेडिस का मतलब फॉर्म, यानी सूक्ष्म वलय, यानी ये वे जंतु है जो छोटे जो छल्ले या रिंग या खंडों से मिलकर के बने होते हैं। और इस फाइलम की यही विशेषता इसकी पहचान का कारण बनती है कि इसका जो शरीर जो होता है वो संपूर्ण शरीर वास्तविक खंडीय भवन के रूप में छोटे छोटे छल्लों के अंदर जो बंटा होता है, यानी बाहर से और अंदर से पूरी तरह से जो है शरीर खंडों में विभक्त होता है। इसको जो एनेलिडा जो नाम देने वाले थे वैज्ञानिक थे, वो थे वैज्ञानिक लेमार्क, जिन्होंने 1801 के अंदर जो है इसको एनेलिडा शब्द नाम दिया था। 1801 के अंदर जो है क्या नाम दिया था? एनेलिडा नाम लिया था। इसकी दूसरी विशेषता ये है, जिसे हमने ये माना है कि ये जो डिवीजन जो है वो कौन सी का है? सिलोमेटा डिवीजन, यानी सिलोमेटा डिवीजन के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ हम जब इसके सामान्य लक्षणों की बातचीत करते हैं तो हमने शुरुआत में ये कह दिया था कि ये नॉन कॉर्डेट्स जरूर है, लेकिन अपर कैटेगरी के जो है वो कॉर्डेट्स है, क्योंकि इनका जो ये जो शारीरिक संगठन जो होता है वो कौन से स्तर का होता है? उत्तक से बढ़कर अब अंग तंत्र स्तर का हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ बातचीत करते हैं इसके आवास की। तो आवास के अंदर देखते हैं कि सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो हम केंचुओं के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए यदि इसको पढ़ेंगे तो हमें पता है कि केंचुआ जो है वो नम मिट्टी के अंदर, नम मिट्टी, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कुछ तालाब या पोखर के आसपास, तालाब, पोखर, या इसके कुछ जंतु जो है वो समुद्री, जलीय, यानी ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यह मिट्टी के अंदर भी ये जो है उपस्थित रहते हैं। यहाँ शारीरिक संगठन की बातचीत करें तो हमें ये पता है कि देखने में काफ़ी बड़े ये दिखाई देते हैं, और इसका जो संगठन है वो अब कौन सा हो गया? अंगतंत्र प्रकार का हो जाता है। यानी जो एनेलिडा में जो जितने भी प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं वो सामान्य सब जो है वो विकसित प्रकार के हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। सिमिट्री की बात अपन देखते हैं, सममिति, तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि इसमें ये द्विपार्श्व सममिति प्रकार के होते हैं। यानी कल हमने जो है वो एस्केलेमेंथीज में भी पढ़ा था कि यदि उसको 2 भागों से, एक अक्ष से यदि 2 भागों से काटा जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स इसमें प्राप्त होते हैं। तो वही द्विपार्श्व सममिति जो है यह द्विपार्श्व सममिति इसके अंदर भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम इसकी बातचीत करते हैं जननिक स्तर। तो पूर्ण रूप से विकसित जीव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो जर्म लेयर है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक, या इसको हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय होती है। त्रिस्तरीय के अंदर भी हमने कल पढ़ा था कौन कौन सी पाई जाती है इसके अंदर। सबसे बाहरी एक्टोडर्म, मध्य में इसमें मेजोडर्म, और सबसे अंत वाली जो है इसमें एंडोडर्म, यानी इसमें तीनों प्रकार की जो लेयर पाई जाती है। इसका शरीर जो है वो त्रिस्तरीय प्रकार का होता है, 3 लेयरों से जो मिलकर के बनता है। फिर हम बातचीत करते हैं इसकी शारीरिक रचना की, यानी बाहर से देखने पर, मोर्फोलॉजिकल रूप से देखने पर, ये फिजिकल रूप से देखने पर ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो देखो सबसे बड़ी इसकी विशेषता हम देखते हैं कि ये खंडित, यानी इनका जो शरीर होता है या हम यूँ कह सकते हैं वास्तविक खंडीय भवन इसके अंदर
पाया जाता है। वास्तविक खंडीय भवन का मतलब ये होता है कि कुछ जंतु जो होते हैं वो केवल बाहर से ही जो है वो खंडों में विभक्त होते हैं, लेकिन ये जो जंतु है, जैसे हम इसकी बातचीत कर रहे हैं जो केंचुए की, तो इसमें बाहर से और अंदर से संपूर्ण जो है भाग जो है या संपूर्ण शरीर है वो खंडों में विभक्त होता है, और यहाँ मुख से लेकर के और एनस तक संपूर्ण शरीर जो है वो खंडों के अंदर विभक्त होता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं खंडित या वास्तविक खंडीय भवन इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार, या जैसे हमने देखा कि इसके अंदर छल्ले जैसे पाए जाते हैं, या छल्लाकार या रिंग जैसा, और ये भी क्या है, क्रमी रूपी है, यानी एक कीड़े के रूप के अंदर ये पाया जाता है। तो ये इसकी शारीरिक रचना हमारे यहाँ पर हो जाती है। और जो इसका जो शरीर है या जो खंड है, इन खंडों को हम सबको क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से इसको हम सोमैट्स कहते हैं, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि शरीर जो है वो खंडों में या सोमाइट्स के अंदर जो है वो बंटा हुआ होता है। देह गुहा की अगर हम बातचीत करते हैं तो देह गुहा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इससे पहले हमने जो एसके हेलिमेरिज पढ़ा था वहाँ पर हमने जो है सिलोम या देह गुहा की उपस्थिति प्रेजेंट बता दी थी, लेकिन वहाँ पर जो देह गुहा पाई जा रही थी वो कौन सी थी, स्यूडोसिलोम थी, यानी जो है वो असत्य प्रकार की गुहा पाई जा रही थी। यही वो जंतु है जिसमें सबसे पहले जो है वास्तविक प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, यानी कौन सी देह गुहा, वास्तविक, या हम इसको कह सकते हैं सत्य देह गुहा, या इसको हम दीर्घ देह गुहा के नाम से भी जानते हैं। यानी ये किस प्रकार के होते हैं, यूसेलेमेटा प्रकार के होते हैं, यानी शरीर जो होता है वो गुहा के रूप में जो है वो पाया जाता है। यानी इनका जो शरीर जो संपूर्ण जो बेलनाकार जो शरीर होता है, ऊपर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर वैसी की वैसी जो है सीधी आहार नाल पाई जाती है। तो आहार नाल शरीर पूरे शरीर के अंदर इस प्रकार से पाई जाती है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें वास्तविक प्रकार की जो है वो देह गुहा पाई जाती है। बॉडी प्लान की अगर हम बातचीत करते हैं इसी से संबंधित है, तो बॉडी प्लान का मतलब ये हो गया कि पूरे शरीर जो है वो नलिकाकार होता है, और इसके अंदर जो है वो इसकी आहार नाल होती है वो भी इसके शरीर में फैली हुई होती है, वो भी किस प्रकार से होती है, नलिकाकार होती है। तो इसको हम कह सकते हैं नली के अंदर नली, नली के अंदर नली। तो इस प्रकार का जो है इसका बॉडी प्लान जो होता है सोमैट्स में बंटा हुआ और खंडों में जो विभक्त है इसका शरीर पाया जाता है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण इसी के लक्षण जो है वो इसके लोकोमोशंस या गमनांग या गमन अंग। तो देखो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जहाँ पर हम केंचुओं की बातचीत करते हैं तो केंचुओं के शरीर के ऊपर जो है वो गमन के लिए सीटी या सूप पाए जाते हैं। तो इसको तो अपन कह सकते हैं ये किसमें, केंचुए के अंदर सीटी या सूप पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जो इसके गमन में जो है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे नीरिज के अंदर देखते हैं, नीरिज या नीरिज के अंदर, इसके अंदर जो है वो पार्श्वपाद पाए जाते हैं जिसको हम पैरापोडियम कहते हैं, पैरापोडियम कहते हैं। ये पैरापोडियम जो होते हैं जैसे इस प्रकार से अगर हम देखते हैं नीरिज के अंदर, तो हर प्रत्येक जो सोमैट्स जो है इस प्रकार की पैर जैसी या जैसे पतवार जैसी रचना निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडियम के नाम से जानते हैं। और ये नीरिज जो है क्योंकि समुद्र के अंदर पाए जाते हैं इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर तैरना पड़ता था। तैरने के लिए जो पतवार जो होती है नाव की, उसी प्रकार के यहाँ पर जो है वो पैरापोडियम पाए जाते हैं। केंचुए में हमने देख लिया कि सीटी या सूप जो है वो किस प्रकार के, ऐसे आकार के पाए जाते हैं और पूरे शरीर के ऊपर पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, हिरोडोनिया यानी जिसको बोलते हैं लीच या जोंक, ठीक है। तो जोंक इसके अंदर जो है वो गमन के लिए चुस्टांग या शपर्स पाए जाते हैं। शपर्स या चुस्टांग जो है वो क्या पाए जाते हैं, इसकी गमन के लिए पाए जाते हैं। हालांकि इनका मुख्य काम जो होता है वो किसी जीव के ऊपर चिपक करके और वहाँ से उनका ब्लड अपने भोजन के लिए खून चूसना होता है, क्योंकि जोंक जो है आपको पता है कि एक पशुओं के ऊपर पाए जाने वाला सामान्यतः बाह्य परजीवी के रूप में कार्य करता है। तो ये गमन जो अंग है ये महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। फिर देह भित्ति की अगर हम बातचीत करते हैं, देह भित्ति किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ देह भित्ति क्यूटिकल, अधिचर्म व पेशी स्तरीय पाई जाती है, पेशी स्तरीय पाई जाती थी। इसके आपके पास में क्या होगी, देह भित्ति होगी। फिर लास्ट में हम जो है वो चर्चा करते हैं तंत्र ज्ञान सिस्टम की। हमने पहले ही ये पढ़ा है
कि एनिलिडा जो है वो किस प्रकार का है, अंगतंत्र प्रकार का जो प्राणी है। इसमें इसका मतलब ये होगा कि लगभग सारे जो है तंत्र इसके अंदर विकसित हो जाते हैं, कुछ श्वसन तंत्र को छोड़ करके। तो यहाँ सबसे पहले हम बातचीत करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के लिए जो होती है, इसमें आहार नाल पूरे शरीर के अंदर जो है आहार नाल पाई जाती है, और ये किस प्रकार की होती है, पूर्ण प्रकार की आहार नाल होती है। और भोजन का पाचन जो है वो कहाँ होता है, आहार नाल के अंदर ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन, यानी ये पाचन जो है वो कोशिकाओं में होकर कहाँ पर होता है, आहार नाल में होता है, इसलिए बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। आहार नाल जो है वो एक नली के समान और लंबी संरचना होती है। श्वसन तंत्र की हम बातचीत करते हैं तो मोस्टली जो जंतुओं के अंदर श्वसन जो है वो त्वचा की बाह्य सतह के द्वारा, या जिसको हम ये कह सकते हैं विसरण विधि द्वारा हो जाता है। लेकिन जैसे हम इसमें बातचीत करते हैं केंचुए के अंदर, लेकिन कईयों के अंदर जैसे नेरीज वगैरह है उनके अंदर जो जल के अंदर पाए जाते हैं उनमें गिल्स के द्वारा भी जो है, या जिसको हम गलफड़े कहते हैं, उसके द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। उत्सर्जी तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित होता है, और इसके अंदर जो है वो नेफ्रिडिया या हिंदी में इसको हम बोलते हैं उत्सर्जी नाल। तो नेफ्रिडिया उत्सर्जी नाल जो है इसमें उत्सर्जन का मुख्य काम करता है। नेफ्रिडिया जो होती है एक धागे के बहुत सारे धागों के समान एक उलझी हुई सी संरचना होती है। तो ये नेफ्रिडिया उत्सर्जी जो नाल है वो इसमें उत्सर्जी तंत्र का काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में परिसंचरण तंत्र है। तो और ये परिसंचरण तंत्र है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का यानी क्लोजली जो है वो परिसंचरण तंत्र होता है। और इसके अंदर जो है मुख्य रूप से आरबीसी के अंदर, आरबीसी इसमें पाई नहीं जाती है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोपोनिन जो वर्णक जो होता है वो कहाँ रहता है, प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ रहता है। कहाँ घुला हुआ रहता है, प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती इसलिए कहाँ पर घुला होता है, ये हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोपोनिन जो है वो प्लाज्मा के अंदर घुला होता है। यहाँ एक बात आई है, परिसंचरण तंत्र हमने लिखा है यहाँ पर बंद प्रकार का। ये बंद प्रकार का क्या होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि जंतुओं के अंदर दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एक बंद प्रकार का, एक खुले प्रकार का। तो मोस्टली जो नॉन कॉर्डेट्स है इसके अंदर जो है वो खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन यहाँ एनिलिडा में ये परिसंचरण तंत्र जो है बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र का आशय ये है कि इसमें जो ब्लड है वो मुक्त रूप से शरीर में जो है डायरेक्ट ऊतकों के संपर्क में नहीं रहता, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि वाहिकाओं में या रक्त वाहिनियों के अंदर बहता हुआ नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसलिए ये बंद प्रकार का जो है परिसंचरण तंत्र होता है। ब्लड जो है वो डायरेक्ट ऊतकों के संपर्क में नहीं होता है। यहाँ तंत्रिका तंत्र की हम बातचीत करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र भी लगभग विकसित प्रकार का होता है, जो निम्न दो संरचनाओं से, यानी एक तो आपके पास नर्व रिंग प्लस तंत्रिका रज्जु, इन दो संरचनाओं से मिलकर के आपके पास तंत्रिका तंत्र जो कंप्लीट बन पाता है या तंत्रिका तंत्र बनता है। और ये तंत्रिका तंत्र है वो मध्य अधर स्तर के ऊपर जो है वो उपस्थित होता है, यानी मध्य अधर स्तर के ऊपर जो है उपस्थित होता है। तो तंत्रिका तंत्र में नेक्स्ट आपके पास तंत्रिका तंत्र है, इसमें संवेदी अंग, यानी संवेदी अंग तो निश्चित रूप से जंतुओं के अंदर में है वो स्पर्शांग, या जिसका अपन जो है वो टेंटिकल्स कहते हैं या स्पर्शंग कहते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। संवेदी अंग जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी इस जो है फाइलम की मुख्य विशेषता है, जो कि उपस्थित, और इसका काम क्या होता है, ये प्रकाश या स्वाद या फिर स्पर्श ग्रही का काम करते हैं। वर्णन की इसमें बातचीत करते हैं हम, तो वर्णन या पिगमेंट्स जिसके वजह से इसका जो रंग जो होता है वो क्या किस तरह से होता है, लगभग मिट्टी के रंग का या कुछ गहरा जो है वो भूरे रंग का होता है। तो वर्णक इसमें कौन सा पाया जाता है, पोरफायरिन नामक वर्णक के कारण जो है इसका रंग इस प्रकार का होता है। इसके साथ साथ में ये है इसमें प्रकाश से सुरक्षा भी करने का काम करता है, प्रकाश ग्राही या फिर प्रकाश से
सुरक्षा का कार्य ये, क्योंकि हमें पता है कि एनिलिडा जो है या इसमें मुख्य रूप से हम इसमें केंचुए की बातचीत करते हैं। ये तो प्रकाश से जब दूर भागता है प्रकाश से बचने के लिए, तो उसके लिए विशेष जो संरचना पाई जाती है, इसमें क्या पाई जाती है, ये संवेदी अंग या टेंटिकल से पाए जाते हैं। और इसमें पोरफायरिन नामक जो वर्णक है इसके रंग का निर्धारण करता है और प्रकाश से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी जो है इसमें विकसित प्रकार का होता है, जिसको हम जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये भी विकसित प्रकार का होता है और ये जंतु जो होते हैं वो सामान्यतः एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के यह जंतु होते हैं। यानी कईयों के अंदर जो है वो मेल व फीमेल दोनों एक ही जंतु के अंदर होते हैं, जिसको अपन बाइसेक्सुअल कहते हैं, जिसे हम केंचुए की बातचीत करते हैं। और कुछ जैसे नेरीज वगैरह है उनमें जो है वो मेल व फीमेल जो है दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें जनन जो है वो किस प्रकार का होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो है पाया जाता है। निषेचन की बातचीत हम करते हैं तो निषेचन इनके अंदर जो है वो आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है, क्योंकि ये निषेचन के बाद में जो है अपने अंडे जो बाहर त्यागते हैं। मेल व फीमेल दोनों की इनको आवश्यकता पड़ती है। परिवर्धन की बातचीत करते हैं इसमें, तो परिवर्धन भी इसमें जो है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। यानी डायरेक्ट जो है वो जीव से जीव बन सकता है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट जीव से जीव न बन के पहले कौन सी अवस्था बनती है, लार्वा अवस्था बनती है। तो कुछ के अंदर जो लार्वा अवस्था बनती है, जैसे अगर हम इसमें लार्वा की बातचीत करें तो ट्रोकोफोर लार्वा इसके अंदर बनता है। ये कई बार पूछा भी जाता है कि अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है या एनिलिडा के जो लार्वा का नाम बताइए, तो वो कौन सा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद में हम इसके विशिष्ट लक्षणों के बारे में बातचीत करेंगे। विशिष्ट लक्षण वो जिसकी वजह से इस फाइलम की जो है वो पहचान होती है। तो विशिष्ट लक्षण, ये सामान्य लक्षणों के बाद में विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षणों में देखो, सबसे पहला जो लक्षण है इसका हमने देखा था वास्तविक खंडीभवन। ये इसी जो है फाइलम की मुख्य विशेषता है, यानी इस फाइलम को इस वजह से ही पहचाना जाता है। यानी शरीर जो है वो संपूर्ण रूप से जो है अंदर और बाहर से जो खंडों में या रिंग नुमा छल्लों के रूप में जो है विभक्त होता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था पिछले एसके हेलमिंथेज में जो है वो असत्य गुहा, जिसको सीडिसुलम कहते हैं, उसका विकास हुआ था। लेकिन वास्तविक जो देह गुहा है, वास्तविक देह गुहा जिसको अपन दिन गुहा या सीडिसुलम के दिन गुहा के नाम से जानते हैं, वो इसी के अंदर पाई जाती है। इससे पहले वास्तविक प्रकार की या सत्य प्रकार की देह गुहा का विकास किसी भी फाइलम में नहीं हुआ था। एक मुख्य विशेषता इसकी ये है कि लगभग 14, 15 और 16वें खंड में जो एक क्लाइटेलम नामक जो संरचना पाई जाती है, जो क्लाइटेलम नामक जो संरचना पाई जाती है, वो इसी फाइलम की जो है मुख्य विशेषता है, जिसके अंदर मादा जनन तंत्र भी लगभग इसी भाग के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके जो विशेष लक्षण है वो हमने देखा था लोकोमोशन के लिए गमनांग। तो गमनांग में हमने 3 संरचनाएं, जैसे सूख या सीटी, इसके अलावा हमने पेरापोडियम, और तीसरा हमने देखा था शैकर्स या जिसको हम बोलते हैं चुस्कांग। तो ये जो विशिष्टता है वो इसी फाइलम के पाई जाती है। तो हम ये विशिष्ट लक्षण है जिनके आधार पर इस फाइलम को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में देख लेते हैं। तो ये केंचुए की, जिसको हम पेरिथेमा पोस्टिमा या भारतीय केंचुए के नाम से जानते हैं, अर्थवर्म, इसकी संरचना यहाँ बनाई गई। तो देखिए इसका जो संपूर्ण शरीर है, यह माउथ मुख से लेकर के एनस तक ये संपूर्ण शरीर है वो बराबर सब खंडों के अंदर जो है वो बंटा हुआ होता है। यहाँ हमने एक इसकी 20 खंडों तक की एक संरचना बनाई है, जिसके अंदर सबसे जो ये इसका जो ऊपरी वाला जो भाग होता है, जिसको अपन
पेरिस्टोमियम के नाम से जानते हैं। और पेरिस्टोमियम के ऊपर एक इस प्रकार से जो ऊपरी जो संरचना है उसको अपन जो है वो प्रोस्टोमियम के नाम से जानते हैं, यानी परिमुख और पूर्वमुख, हिंदी में अगर इसको कहें परिमुख और पूर्वमुख के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे जो है यहाँ पर मुख वाली संरचना पाई जाती है। ये इसका मुख्य काम जो होता है वो मिट्टी को जो है बिल्कुल जब ये बनाता है तो मिट्टी को अलग करना या मिट्टी को हटाना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में यहाँ पर जो सारी जो संरचनाएं पाई जाती है, इन सारी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, सोमैट्स के नाम से जानते हैं। इन सारे खंडों को हम किस नाम से जानते हैं, सोमैट्स के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक सोमैट्स के ऊपर जो है वो एस आकार के सिटी या सूख पाए जाते हैं, जिन्हें हम सिटी भी कहते हैं। इसमें 5, 6, 7, 8वें खंड के ऊपर जो है वो स्पर्मेटिड पोर्स पाए जाते हैं, यानी इसको अपन बोलते हैं शुक्राशय पोर्स या शुक्रधनी पोर्स छिद्र के नाम से इसको जानते हैं। फिर यहाँ पर जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है 14, 15 और 16वें खंड के अंदर जो है जी इसकी एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। और क्लाइटेलम के अंदर जो है वो फीमेल जेनिटल स्पोर या मादा जनन छिद्र यहाँ पर उपस्थित होता है। इसका कार्य काफी महत्वपूर्ण है। जब केंचुए के द्वारा अंडे बाहर विसर्जित कर दिए जाते हैं तो अंडों के सुरक्षित के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण इसके चारों ओर जो बनाया जाता है वो इसी क्लाइटेलम के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद में 17, 18, 19, 20वें खंड, यहाँ पर देखिए 4 खंडों के अंदर जो है वो नर जनन तंत्र या मेल जेनिटल स्पोर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये एक सामान्य सी संरचना हमने यहाँ पर बना रखी है केंचुए की, और इसको आधार मानते हुए यदि हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसके सामान्य और विशिष्ट लक्षणों को हम आसानी से याद कर पाएंगे। इसके बाद में हम करते हैं इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के लिहाज से जो इसका वर्गीकरण किया गया है इसमें पाए जाने वाले गमनांक या लोकोमेशंस के आधार पर किया गया है कि इसमें सिटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। उसके आधार पर इस फाइलम को निम्न 4 जो है वो क्लास में बांटा गया है। कई बुक्स में है वो 3 क्लास ही मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 4 क्लास यहाँ पढ़ेंगे कि निम्न 4 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है। यहाँ वर्गीकरण में फाइलम एनेलिडा को गमनांक या सिटी के आधार पर या उसके लोकोमेशन के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके आधार पर, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जो है वो निम्न 4 क्लास के अंदर इसको बांटा गया है। कई बुक्स में ये 3 क्लास ही मिलते हैं, लेकिन चौथा क्लास भी इसमें है आर्के एनेलिडा। ठीक है, कौन कौन से क्लास है? पहला क्लास आपके पास में है पोलिकेटा, दूसरा आपके पास में ओलिगोकेटा, और तीसरा आपके पास में है हिरुडेनिया, और चौथा आपके पास में ऑर्के एनेलिडा जो है। ये ऑर्के एनेलिडा है, ये आद्य प्रकार के या पुराने प्रकार के जो जीव है, इसीलिए आजकल इसको पढ़ते भी कम है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले आवास के अंदर देखते हैं कि पोलिकेटा वाले जितने भी कीट है या जो वर्मी है वो समुद्री जलीय यानी समुद्र के अंदर रहने वाले ये जीव होते हैं। जैसे हम नेरिस की अगर बातचीत करते हैं, ओलिगोकेटा का एग्जाम्पल्स हम केंचुए से लेकर के रखते हैं। तो ये सामान्यतः स्थलीय या नम मिट्टी में या अंधेरे वाले स्थान के ऊपर या कुछ नमी वाले स्थान के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ये जलाशय के अंदर भी, जो जलाशय या तालाब में या मीठे पानी के अंदर भी ये इनकी उपस्थिति होती है। हिरुडेनिया है एक प्रकार का जीवों में पाए जाने वाला बाह्य परजीवी के रूप में ये पाया जाता है। ये सामान्यतः जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कीचड़ वगैरह है या जहाँ पर नदी है, पोखर है, जहाँ गाय भैंस या मवेशी बैठते हैं वहाँ पर ये सामान्य रूप से जो है पाए जाते हैं, और स्थलीय भाग में भी और जलीय भाग दोनों के अंदर ये पाए जाते हैं। लेकिन ऑर्के एनेलिडा है, ये सभी जो है वो समुद्री जल में यानी आपके पास मेराइन वाटर में पाए जाने वाले कृमि होते हैं। इसके बाद दूसरी मुख्य इसकी जो संरचना है वो आपके पास है क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम जो है वो पोलिकेटा के अंदर क्लाइटेलम जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, लेकिन ओलिगोकेटा की अगर अपन बातचीत करते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो क्लाइटेलम 14वें, 15वें और 16वें खंड के अंदर जो है वो क्लाइटेलम पाई जाती है। हिरुडेनिया के अंदर जो है वो क्लाइटेलम अनुपस्थित होती है, लेकिन जनन के समय जो है वो क्लाइटेलम केवल जनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय इसमें ये क्लाइटेलम जैसी संरचना बनती है। ऑर्के एनेलिडा में ये क्लाइटेलम वाली जैसी संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं
खंडों की संख्या यानी इसमें सोमैट्स की संख्या कितनी होती है, तो पोलीकेटा के अंदर जो है वो अनिश्चित खंड पाए जाते हैं। अनिश्चित का मतलब ये हुआ कि निश्चित नहीं होती है। ओलिगोकेटा इसमें भी अनिश्चित प्रकार के, जैसे हम देखते हैं केचुए के अंदर लगभग 120 से 150 तक खंड या सोमैट्स पाए जाते हैं। हिरुडीनिया के अंदर है वो भी, इसमें हिरुडीनिया के अंदर है वो खंडों की या सोमैट्स की संख्या जो है निश्चित होती है 33, यानी 33 खंड इसके अंदर पाए जाते हैं स्पष्ट रूप से। और के एनिलिडा में हम देखते हैं कि बाह्य स्तर पर ये जो है वो स्पष्ट नहीं होती है, ये अखंडित जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर जो है वो स्पष्ट रूप से इसके अंदर जो खंड पाए जाते हैं, लेकिन खंडों की संख्या निश्चित इसमें भी नहीं होती। सिर अगर बातचीत करते हैं हेड, तो पोलीकेटा के अंदर है वो स्पष्ट जो सिर है पाया जाता है। हम नेरीज की अगर एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि स्पष्ट रूप से जो है वो सिर पाया जा रहा है। और सिर पाया जा रहा है तो इसके नीचे जो है वो टेंटिकल्स ये स्पर्शक भी पाए जाते हैं। दोनों हम यहाँ साथ ले लेते हैं तो यहाँ स्पष्ट प्रकार का सिर पाया जाता है, हेड पाया जा रहा है, तो हेड के पास में जो है वो टेंटिकल से स्पर्शक भी पाए जाते हैं। लेकिन ओलिगोकेटा के अंदर है न तो सिर पाया जाता है, हमने केचुए की संरचना बनाई थी वहाँ हमने मुख जरूर लिखा था लेकिन सिर नहीं लिखा था। तो सिर जब नहीं पाया जाता है, सिर जो है वो अस्पष्ट प्रकार का होता है, तो यहाँ स्पर्शक या टेंटाइल्स भी ये भी जो है वो नहीं पाए जाते, टेंटिकल्स भी नहीं पाए जाते हैं। हिरुडीनिया के अंदर भी सेम वैसी पोजीशन है, इसमें भी अस्पष्ट सिर होता है, तो यहाँ ये स्पर्शक भी नहीं पाए जाते हैं। और यही जो चीज़ है वो ऑर्किनलिडा में है। ऑर्किनलिडा के अंदर सिर जो है वो अस्पष्ट होता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने की है कि इसमें जो स्पर्शक या टेंटिकल्स है वो निश्चित रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। हम यहाँ आगे देखेंगे इसमें। फिर यहाँ हम शकर्स की बातचीत करते हैं, चुस्कांग की बातचीत करते हैं, तो चुस्कांग केवल और केवल इस हिरुडीनिया क्लास के अंदर पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जीवों के शरीर के ऊपर चिपक करके रहना पड़ता है, और वह चिपकते किस तरह से, चुस्कांगों की सहायता से चिपक करके, और वहाँ से जो है वो खून को इसको चूसा जाता है। तो यहाँ पर चुस्कांग केवल या शकर्स केवल है, यहाँ पर हिरुडीनिया पाया जाता है, बाकी सब के अंदर जो है वो अनुपस्थित होते हैं। हम लिंग की बातचीत करें कि ये किस प्रकार के होते हैं, तो पोलीकेटा के जो जीव है वो यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं, यानी मेल व फीमेल स्पष्ट रूप से पृथक होते हैं। लेकिन ओलिगोकेटा, जिसमें हम भारतीय केचुए के एग्जाम्पल इसमें लेंगे, ये जो है आपके पास में बाइसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब ये हो गया कि एक ही जीव के अंदर जो है मेल व फीमेल दोनों जो है वो जनन तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन जब इनको जनन करना होता है तो अपने आप में ये स्वनिषेचन नहीं कर पाते हैं। इनमें भी दो केचुओं की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से एक मेल का काम करेगा, दूसरा फीमेल का कार्य करेगा। फिर हिरुडीनिया है, जिसमें जों की अगर बातचीत करते हैं, ये भी जो है बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। और के एनिलिडा जो है ये एक कुछ जीव इसमें एक लिंगी भी होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, और कुछ जो है वो बाइसेक्सुअल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि इनके उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये पुराने प्रकार के एनिलिड्स है। चेटी सहित पार्श्वपाद यानी सूख और पार्श्वपाद जो है दोनों की उपस्थिति हम देखते हैं। तो पोलीकेटा के अंदर जो है वो सीटी भी पाई जाती है और पार्श्वपाद भी पाए जाते हैं, दोनों क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन ओलिगोकेटा के अंदर ये पार्श्वपाद यानी पेरापोडियम इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि क्या पाए जाते हैं, केवल और केवल सूख या सीटी पाई जाती है। हिरुडीनिया के अंदर जो है वो न तो इसमें सीटी पाई जाती है और न ही पार्श्वपाद या पेरापोडियम पाए जाते हैं, बल्कि गमन के लिए जो चुस्कांग यानी भोजन के लिए जो अंग पाया जाता है, चुस्कांग दोनों सिरों पर, कौन कौन से, प्रारंभिक सिरे मुख के ऊपर और नीचे एनएस वाले सिरे दोनों के ऊपर जो है वो चुस्कांग पाए जाते हैं, दोनों सिरों के ऊपर यहाँ पाए जाते हैं। और आर्के एनिलिडा के अंदर है इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती, ये अनुपस्थित होते हैं। नेत्र व स्पर्शक अगर हम देखते हैं तो पोलीकेटा के अंदर नेत्र व स्पर्शक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ओलिगोकेटा के अंदर इसमें नेत्र जो है वो अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ स्पर्शक की अगर बातचीत करते हैं तो सामान्यतः इसमें स्पर्शक भी हमने देखा था केचुए के अंदर जो है वो अनुपस्थित होते हैं। यही चीज़ जो है वो हिरुडीनिया के अंदर होती है कि इसके अंदर नेत्र व स्पर्शक है इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। और की एनिलिडा के अंदर भी जो है वो ये दोनों जो है कौन से नेत्र व स्पर्शक जो है वो दोनों ही इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट
डेवलपमेंट की अगर बातचीत करते हैं, डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, तो हमने यहाँ ये देखा है कि इसमें जो रिप्रोडक्शंस है वो लैंगिक प्रकार का होता है, लेकिन परिवर्तन अलग अलग प्रकार का, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने दोनों प्रकार का पढ़ा था। तो पोलिकेटा के अंदर है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है, यानी पोलिकेटा के अंदर और के एनिलिडा के अंदर है, दोनों के अंदर जो है वो कौन सा परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें क्या बनता है, इसके अंदर जो है वो लार्वा अवस्था बनती है, और इसके लार्वा का नाम हमने देखा था, यहाँ क्या था, प्रोकोफोर जो है इसका लार्वा का नाम था। तो पोलिकेटा और के एनिलिडा दोनों में जो है वो लार्वा अवस्था बनती है, और लार्वा बनता है उसको अपन बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। और इनमें चूंकि ओलिगोकेटा और हिरोडिनिया के अंदर जो है वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रकार का परिवर्तन होता है, इसके अंदर कोई लार्वा नहीं बनता है। तो यहाँ लार्वा की उपस्थिति होगी, लार्वा बनता है, इसमें नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता, और इसके अंदर जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, क्योंकि जिसमें इनडायरेक्ट प्रकार का जो है डेवलपमेंट होता है उसी के अंदर लार्वा बनेगा। फिर हम इसके उदाहरण की बातचीत करते हैं, एग्जाम्पल्स की बातचीत करते हैं। तो नेरीज, जिसको हम रेत कृमि के नाम से जानते हैं, वो इसका पोलिकेटा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है, और इसी के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा है एरेनिकोला जो है इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें तो पोलिनाई, जिसको हम स्केल कृमि के नाम से भी जानते हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। फिर हम ओलिगोकेटा का उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा हम ओलिगोकेटा को ही पढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय केचुआ या अर्थवर्म को सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं। तो फेरेटिमा पोस्टुमा है, यानी इसको हम बोलते हैं भारतीय केचुआ। इसके अलावा है लम्ब्रिकस, ये यूरोपियन केचुआ, ये इसके एग्जाम्पल से हो जाएंगे। हिरोडिनिया के अंदर जो है वो लीच या लीची, जो कि मवेशी के ऊपर सामान्यतः भेड़ के ऊपर जो है वो परजीवी की, बाह्य परजीवी के रूप में चिपक करके पाई जाती है। तो हिरोडिनिया, ये इसको अपन बोलते हैं मवेशी जोंक। फिर दूसरा है हिमोपिस, इसको हम बोलते हैं अश्व जोंक। और तीसरा आपके पास में बोनीलिया, ये है समुद्री जोंक। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और के एनिलिडा के एग्जाम्पल्स है वो फोलिगोडियंस है या प्रोटोड्रिलस, ये इसके और के एनिलिडा के जो एग्जाम्पल्स है पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखने के बाद में ये हमारा यह क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट हो पाता है। लास्ट में हम पढ़ते हैं आर्थिक महत्व है। तो आर्थिक महत्व है, एनिलिडा का जो आर्थिक महत्व है ये हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है, तो कई प्रकार से नुकसानदायक भी है। उपयोगी इसीलिए है कि आपने पढ़ा होगा कि केचुआ जो है वो किसान का मित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन को जो है उपजाऊ भी बनाता है, और उपजाऊ बनाने के साथ साथ में इससे वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, जो एक उच्च क्वालिटी की जो है वो प्राकृतिक खाद के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा जो है इस केचुए के द्वारा है कई प्रकार की बीमारी, जैसे कि बवासीर है, अतिसार है, पेट में दर्द होना है, या नपुंसकता जो जिसमें बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उन व्यक्तियों के लिए जो है, या वुमन की जो वोमिटिंग की जिनकी दिक्कत होती है, तो उनके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो किसके द्वारा, केचुए के द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा केचुआ जो है वो कई जंतुओं के भोजन के रूप में भी काम में लिया जाता है। जैसे जो लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो मछली के भोजन के लिए केचुए को जो है अपने कांटे के आगे लटका करके और जो है मछली को शिकार के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं, और उसकी वजह से जो है मछली को आसानी से पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जैसे जूलॉजी के अध्ययन के लिए या हम विज्ञान के अध्ययन के लिए जो है वो इस केचुए के और अन्य प्रकार के जो सारे प्राणी हैं, इनको हम प्रयोगशाला में जो है वो एक स्पेसिमेन के रूप में जो कार्य लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान इस प्रकार से है कि कई बार क्या होता है, जैसे केचुए के द्वारा जो है मिट्टी को खोद करके और पोली बना दी जाती है, खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से जब तेज़ बरसात आती है या आंधी आती है या फिर तेज़ हवाएं चलती है, तो वहाँ की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन की जो घटना है वो इसकी वजह से कुछ आसान हो जाती है। इसके अलावा केचुए की कुछ जातियां जो है वो जो पान का जो पौधा होता है उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इलायची के जो पेड़ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचा करके और उनको नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से फाइलम एनिलिडा के लाभदायक और हानिकारक दोनों जो है इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आज हमने फाइलम एनिलिडा जो पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।